2 दिन के अयोध्या दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। रात्रि विश्राम भी अयोध्या में करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी की डीडी हाट में निगाहें, पहाड़ में हलचल। प्रदेश के साथ साथ पैतृक गांव में विकास कार्यों पर किया फोकस। उत्तराखंड में आगामी चुनाव से पहले फिर सियासी हलचल। विधायक काऊ के साथ दिल्ली पहुंचे मंत्री हरक। संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भाजयुमो के बैनर बने चर्चा का विषय। बैनर में हरीश रावत को पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा का भाई बताया गया। उत्तराखंड के छोटे उद्योगपतियों की केंद्र से मांग। उद्योग विकास योजना का 2 वर्ष और मिले लाभ। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रही विकास योजना। फिर से गुलजार हुआ मसूरी और नैनीताल। पर्यटकों के आने से होटल व्यापारियों में खुशी की लहर। अब तक 70% तक हो चुकी होटल्स की बुकिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकमपुर में द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया। माता मंगला के जन्मोत्सव के अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों को ये सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु की भी कामना की। सीएम धामी ने कहा कि माता मंगला और भोले जी महाराज ने अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए समर्पित किया है। उनके लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज हम लोगों ने 15 डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की है और मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी का। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दुष्यंत गौतम करेंगे जेपी नड्डा से मुलाकात। बैठक में उत्तराखंड और पंजाब के मुद्दों पर होगी चर्चा। उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत भी मौजूद हैं। हरक सिंह रावत ने जताई थी अपनी नाराजगी। तो दिल्ली से खबर, दुष्यंत गौतम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। बैठक में उत्तराखंड और पंजाब के मुद्दों पर होगी चर्चा। उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत भी मौजूद हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, कितनी अहम है मुलाकात? अगर बात करें उमेश शर्मा काऊ की और हरक सिंह रावत की, काफी समय से नाराज नजर आ रहे हैं। क्या इनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी समय से हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ दोनों नाराज चल रहे हैं और आज उन्होंने अपनी नाराजगी जो है उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से व्यक्त कर दी है। कुछ देर पहले दुष्यंत गौतम के साथ मुलाकात हुई, जिसमें हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ दोनों मौजूद थे। अपनी स्थिति जो है वो हरक सिंह रावत ने स्पष्ट कर दी। अपनी चीजें जो है वो दुष्यंत गौतम को बता दी है। क्योंकि दुष्यंत गौतम सिर्फ उत्तराखंड के ही प्रभारी नहीं, पंजाब के भी प्रभारी है, तो जाहिर तौर पे आज शाम अब से कुछ देर बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली है। और जब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी तो उत्तराखंड में जो हरक सिंह रावत की शिकायतें हैं, उन शिकायतों को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाया जाएगा। संगठन की एकता कैसे रहे उसे लेके भी यहाँ पे दुष्यंत गौतम उत्तराखंड को लेके भी जेपी नड्डा से बात होगी। और साथ ही पंजाब में, क्योंकि पंजाब में भी इस साल चुनाव होने वाले, जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें पंजाब भी है, तो पंजाब के जो तमाम इशू हैं, खास तौर पे कांग्रेस में जो घमासान था, अब पटाखेप हो गया है, दावे किए जा रहे हैं, तो तमाम चीजें हैं जो उत्तराखंड और पंजाब के लेके आज दुष्यंत गौतम जेपी नड्डा के साथ शेयर करेंगे। अमित, आज एक खबर और चर्चा में बनी रही कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के, वो और उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत तीनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। इसको लेकर आज काफी हलचल रही। इसको किस तरह से जोड़ के देखते हैं? एक संयोग है या फिर वाकई इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीनों एक ही फ्लाइट में थे, लेकिन इसके बावजूद जब उमेश शर्मा से बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर कहना था ये इत्तेफाक ही था
कि जिस फ्लाइट से वो आ रहे थे उसी से प्रीतम सिंह भी आ रहे हैं। और हमारा जो खासतौर पर राजनीतिक चीजें होती है वो वैचारिक मतभेद होते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है कि हम किसी के साथ यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि जिस तरह से जो नाराजगी खासतौर पे लगातार हरक सिंह रावत की देखी जा रही थी, उसे देखते हुए कई तरह के गणित जरूर लगाए गए, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे फिलहाल शांत है। दुष्यंत गौतम के साथ हरक सिंह रावत की मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जो नाराजगी है वो दूर हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली से ये खबर है जहां उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत इस वक्त जो हैं वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दुष्यंत गौतम करेंगे जेपी नड्डा से मुलाकात। खबर देहरादून से है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में उत्तराखंड जन विकास समिति के पहल 2021 अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जन विकास समिति द्वारा राज्य में अनेक पहल की जा रही हैं जो सराहनीय प्रयास है। समितियों एवं संस्थाओं के माध्यम से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। आजाद अली के बयान के बाद पछवादन में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर आज आजाद अली के समर्थकों ने सहसपुर में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर उनके पुतले को आग के हवाले किया। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित आजाद अली ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पर अल्पसंख्यक और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने खुले शब्दों में विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। कि मैंने प्रीतम सिंह जी से यह पूछा कि भाई ये इस तरीके की जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम्स, दलित और कांग्रेस के बीच में दरार बढ़ी है, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ी हैं। इन दूरियां बढ़ने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और हम कतई नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि दाल में काला ही नहीं है, कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली है। अगर दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, तो प्रीतम सिंह जी इस पर जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं कि मैं आज़ाद अली को नहीं जानता हूं, मैं आज़ाद अली को नहीं पहचानता हूं, उनका मैंने कभी नाम नहीं सुना है। कैसे भूल सकते हैं? उनके लोकसभा चुनाव में कितनी दर्जनों मीटिंगें मेरे माध्यम से हुई हैं। कैसे भूल सकते हैं? वो नगर निगम चुनाव में उन्होंने मुझे स्टार प्रचारक बनाया। कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने चुनाव संचालन समिति का मुझे सदस्य बनाया। कैसे भूल सकते हैं? कितनी बारी उन्होंने मुझे स्वयं से फ़ोन करके कार्यक्रमों की जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें बड़ा एक झोल झाल नज़र आ रहा है और ये कांग्रेस के लिए, लेकिन आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। शासन की कोई चीज़ है, अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास करेगा तो उसको जो है निष्कासित करने का अधिकार जो है प्रदेश अध्यक्ष का होता है। अगर कोई पार्टी की छवि खराब करेगा, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो आवाज़ उठाते हैं, मीडिया आवाज़ उठाती है, विपक्ष आवाज़ उठाता है कि आपकी पार्टी में ऐसा हो रहा है। आपने बताया किसी महिला ने कोई आरोप लगाया था, उसके चलते सब कुछ हुआ है। हाँ, मैंने कहा किसी महिला ने एक FIR दर्ज की थी, उसमें जो है अरेस्ट भी हुई थी। तो उस संबंध में जो है आवाज़ मीडिया वालों ने भी बोला और विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई कि भाई आपके जो है कार्यकर्ताओं ने, आपके नेताओं ने जो है ये क्या, इनको जो है पार्टी में रहने का अधिकार नहीं, पार्टी ऐसे काम करे। तो कांग्रेस को बदनाम करने का जो है अगर कोई प्रयास करेगा जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहां वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रोजगार को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जो सच है उसको स्वीकारने में हमें कोई गुरेज नहीं। या आंकड़े दूसरी कहानी बयां कर रहे हैं, कह रहे लोगों के पास में काम नहीं है, परेशान हो रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती जो भी सरकारें हैं उन सरकारों से ज्यादा 2 गुना 3 गुना हमने एम्प्लॉयमेंट दिया। अब तक आप लोग पूर्ववर्ती सरकारों के लिए कहते रहेंगे, सतीश चंद्र मिश्र कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया, क्या कहेंगे उसके? वो किसी का भी बेटा हो, अगर उसने कानून तोड़ा है वो बच नहीं सकता है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को पंजाब में कुश्ती का उद्घाटन करने गए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा था कि उनकी पहचान बीजेपी से नहीं बल्कि गुर्जर समाज से है। इसके साथ ही राजा मिहिर भोज को आदि वराहा शुक्र का अवतार बताया था। दोनों मामलों में शनिवार को नहर किनारे स्थित अपने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया और वीडियो एडिट की गई है। संक्षेप में कहूंगा, वीर गुर्जर समाज को यहाँ एडिटिंग की गई है। देखिए मैंने ये कहा कि मेरी राजनीतिक पहचान 100% भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। भले ही बीजेपी से मैं 1.25 साल के लिए बाहर रहा, फिर मुझे सम्मान से वापसी मेरी हुई है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व भारत का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ। और वो पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका कार्यकर्ता होने पर मुझे गौरव है। और लौह पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं भक्त हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। रही बात पहचान वाली, तो आइए, मैंने कहा था कि राजनीतिक पहचान मेरी भाजपा से है। हाँ, सामाजिक पहचान मेरी अपनी अलग है। एक विधायक के अलावा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या है? सिर्फ विधायक नहीं है, इंटरनेशनल चैंपियन है, हाईली एजुकेटेड है, 4 जुबान जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, और लंढौरा के राज परिवार से संबंध रखते हैं। तो ये मेरी सामाजिक पहचान है, लेकिन राजनीतिक पहचान मेरी भारतीय जनता पार्टी से है और रहेगी। जिस तरीके से आप लगातार बयानबाजी करते हैं, पिछली बार जैसे संजय गुप्ता वाला, उसमें भी आप क्या बयानबाजी? उसमें जैसे आपकी एजुकेशन कितनी बताएंगे जरा? व्हाट इज योर एजुकेशन? प्लीज कैन यू टेल मी हाउ मेनी? नो, टेल मी वन थिंग, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द थिंग्स जेंटलमैन। उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है, इसमें ऐसे क्यों? सुनिए, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय बयानबाजी? फर्स्ट एक्सप्लेन मी दैट। आपका बयानबाजी का शब्दार्थ मुझे आज समझा दीजिए। आप कैमरे के सामने समझाइए प्लीज, क्या अर्थ है? ऐसे ही कर देते हैं बयानबाजी। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या बताएंगे और मेरी क्या है मैं बताऊं? किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझसे बहस करिए भाई साहब। पहलवानी में तो आपका
वजूद ही नहीं है मुझसे लड़ने का। लेकिन शैक्षिक योग्यता में आप आइए ना, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, आप इकोनॉमिक्स से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, आइए बहस करते हैं। ये जो फालतू का शब्द आप पत्रकार लोग यूज़ कर रहे हैं कि बयानबाजी करता है, बाहुबली है, फलाना है, ठिकाना है, इसके लिए मुझे आपसे स्पष्टीकरण लेना है। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। विधायक जी, लगातार आपकी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है। ऐसा है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे, घुटनों के बल चले। कुछ करता हूँ इसलिए हो रही हैं, जो कुछ नहीं करते चूड़ियाँ पहने घर में बैठे हैं। ये बताइए, कोरोना का समय आया, ये जिनके तुम आज लेके बाइट लेके निकाल रहे हो, इनमें से कोई सा आया क्षेत्र में? मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं खुद, हमने जाके सैनिटाइजेशन कराया। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? बोलिए हाँ या ना बताइए। ये कहाँ अपनी पत्नियों के पल्लू में छुप गए थे जो आज बरसाती मंडक की तरह कूद रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ जनता की तरफ से, कोरोना काल में कहाँ थे? जवाब दीजिए इनका। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है।
दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद उत्तराखंड के 2 जवानों के पार्थिव शरीर जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं चमोली की ग्राम पंचायत सेम सांकरी के जवान योगंबर सिंह भंडारी और टिहरी जनपद के विक्रम सिंह नेगी के आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ तमाम लोगों ने शहीद जवानों की शहादत को नमन किया और पार्थिव शरीर जवानों के घर के लिए रवाना किया गया। राजौरी में शहीद हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से गहन संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये वीरों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक लगातार देश की रक्षा पर यहाँ के जवानों ने अपनी शहादत दी है और शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार इस परिवार के साथ में है। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी हमारी सरकार देगी। हमने देखिए, किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके परिवार की चिंता करना, उसका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि शहीद के नाम पर, उससे जिस क्षेत्र का शहीद होगा वहाँ के विद्यालय और सड़कों का नाम जो है शहीद के नाम पर रखा जाएगा। रुद्रप्रयाग में विश्वविख्यात केदार बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। अभी तक लगभग 66,415 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को 11,018 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। यह आंकड़ा यात्रा खुलने के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जब इतनी ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री बाबा के दरबार में पहुंचे। हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण होटल, लॉज सब फुल हो चुके हैं। यात्रियों को यात्रा पड़ावों पर खाने और रहने की भी समस्याएं होने लगी हैं। भक्तों की लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। वहीं लगातार जाम की भी समस्या बनी हुई है। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यहां पर जाम खुल पा रहा है। इस बार की जो यात्रा का अंतिम चरण है वो यात्रियों के लिए बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक होने जा रहा है, क्योंकि 4 धाम जो ऑल वेदर परियोजना पे सरकार ने और प्रशासन ने समय रहते हुए जो कार्य करने वाली कंपनियां हैं उनकी निगरानी सही ढंग से नहीं की, जिसके कारण आज सारा रूट ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक और ऋषिकेश से लेकर गौरीकुंड तक बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है और जगह जगह जाम से 2-4 होना पड़ रहा है। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आगे आ रहे हैं। तीर्थयात्रियों की मदद में जवान रातों दिन जुटे हुए हैं और तत्परता से रेस्क्यू कर राहत पहुंचाने में लगे हैं। देश के कई इलाकों से ये तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर दिखते हो रही हैं। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। टीम में मुख्य आरक्षी प्रेम प्रकाश के हम रहा, आरक्षी नवीन कुमार, आरक्षी रमेश रावत, आरक्षी भूपेंद्र सिंह व आरक्षी प्रीतम शामिल रहे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पासिंग आउट परेड के 24 सप्ताह के कठिन और कठोर प्रशिक्षण के बाद आज मसूरी स्थित अकेडमी में 38 युवा डॉक्टर सहायक कमांडेंट चिकित्सा अधिकारी के रूप में विधिवत शपथ ली। आईटीबीपी के मुख्यधारा में शामिल हुए, जिनमें 14 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। अपने कठिन प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को विभिन्न सैन्य एवं पुलिस से संबंधित विषयों जैसे कि युद्ध कौशल, हथियार,
प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, सूचना, फील्ड इंजीनियरिंग, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानवाधिकार में प्रशिक्षित किया गया। ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए, पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आईटीबीपी में, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं एसडीएम वैभव गुप्ता ने लक्सर के भीकमपुर और रायसी क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध खनन का भांडाफोड़ किया। एसडीएम की छापामार कार्रवाई में अवैध खनन सामग्री से लदे आधा दर्जन से अधिक आरबीएम, रेत एवं बजरी के लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। एसडीएम ने बताया कि अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। पकड़े गए खनन वाहनों को सीज कर दिया गया है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो कल इसी संबंध में टीम के साथ दबिश दी गई। तो महतौली क्षेत्र में 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 डंपर जो है अवैध परिवहन करते पाया गया, तो उसको सीज कर दिया गया और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वीकेंड की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का तांता लगा है। बड़ी संख्या में दिल्ली सहित आसपास के लोग नैनीताल पहुंचने लगे हैं। नगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सैलानियों की चहलकदमी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटकों के इंतजार में शांत पड़ी नैनी झील में पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठाते लोग नजर आ रहे हैं। नैनीताल की खूबसूरत वादियों को यादगार बनाने के लिए पर्यटक सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नगर के छोटे बड़े होटल लगभग फुल हो चुके हैं, तो वहीं नगर की पार्किंग पर्यटक वाहनों से पूरी तरह से भरी हुई है। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ट्रैफिक प्लान जारी करने के साथ ही नगर के प्रमुख चौराहों पर मित्र पुलिस की तैनाती की गई है। हम दिल्ली से आए हैं एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, और बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सबको आना चाहिए और हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली के वेदर में बहुत पॉल्यूशन है और बहुत ही हेक्टिक हो जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत फ्रेश एयर, बहुत प्लेजेंट वेदर है। वी कैन एंजॉय, सुबह शाम बहुत अच्छा ठंडा मौसम है। वहाँ से दिल्ली से तो बहुत फार एंड फार बेटर है। मैं ये कहना चाहूँगी कि नैनीताल एक ऐसी जगह है कि आप दिल्ली से या नियर बाय प्लेसेस से आके और बहुत भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। वी कैन एंजॉय फुलेस्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स गुड फॉर फैमिली एंड किड्स। इट्स वेरी नाइस प्लेस। बहुत ही अच्छा है, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है, और अभी जैसे दिन का टाइम है तो दिन में थोड़ा प्लेजेंट भी है और थोड़ी धूप भी है, तो एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो ट्रैफिक है, अभी जो वैकेशंस है वो भी अभी लंबी है, तो भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा आई हुई है नैनीताल के अंदर। नैनीताल की वादियों में तो बहुत अच्छा है, इसीलिए नैनीताल की वादियों में आए हैं। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।